हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया यूजीसी का अपडेट लेकर के। ये अपडेट यूजीसी की तरफ से आया है और ये बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो एजुकेशन सेक्टर में, खास तौर से हायर एजुकेशन की फील्ड में होने वाला है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस बदलाव का नाम है प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस। जैसा कि आपको मालूम होगा कि काफी दिनों से ये बहुत कॉमन सी टर्म जो है वो चर्चा में है, प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस। ये है क्या प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस? इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह से जो है वो प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस को जो है वो यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लाया जाएगा। कौन होंगे वो लोग, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स की लाइफ में, और जो कुछ भी पूरा प्रोटोकॉल रहेगा उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यूजीसी ने एक नोटिस जारी किया है और कुछ एक गाइडलाइंस जो है जारी की है प्रोफेसर्स इन प्रैक्टिस से रिलेटेड, और उन गाइडलाइंस के संबंधित जो है वो आम जनता से, जो भी स्टेक होल्डर हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित या हायर एजुकेशन की फील्ड से संबंधित जो भी लोग हैं, उनसे उन गाइडलाइंस के ऊपर कमेंट मांगे हुए हैं, सुजेशन मांगी है कि अगर आप कुछ बदलाव इसमें करवाना चाहते हैं, आपकी कोई इसमें राय है तो वो दीजिए। तो वो सारी गाइडलाइंस भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे जो यूजीसी ने जारी की है प्रोफेसर इन प्रैक्टिस से रिलेटेड, और क्या उनका महत्व है, किस तरह से प्रोफेसर इन प्रैक्टिस जो है वो भविष्य में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के को बनाने के लिए, स्टूडेंट्स के कैरियर में, लाइफ में किस तरह से कंट्रीब्यूट करने वाला, वो सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट जरूर करें आपकी क्या राय है प्रोफेसर इन प्रैक्टिस को लेकर के। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और वैसे तो बहुत सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा इस इन गाइडलाइंस के माध्यम से कि कितना जो है वो पीरियड रहेगा प्रोफेसर इन प्रैक्टिस का, उनकी सैलरी कहाँ से आएगी, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कौन सी बॉडी जो है उनकी रिक्रूटमेंट करेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, और कितना नंबर ऑफ सीट्स जो है वो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस को जो है वो दी जाएगी, और क्या वो जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी आज की डेट में किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उनको इम्पैक्ट करेंगे या ना करेंगे तो किस हद तक जो है वो कर सकते हैं। वो सारी चीजों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। काफी समय के बाद वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे आ रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे वीडियो कंटेंट तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी नॉलेज मिले प्रोफेसर इन प्रैक्टिस से रिलेटेड, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है वो नोटिस जो जारी किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, और इसका जो टाइटल है गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। और इसमें क्या कहा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स हायरिंग ऑफ डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लोकल आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा एज guest faculty in higher educational institution in order to enable higher education institution to engage industry expert and professionals so that they can share the wealth of knowledge they had gained over their long career with students. UGC has developed guidelines for engaging professor of practices in universities and colleges कि जो भी लोग जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका एक काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है और उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे वो लोकल आर्टिस्ट हों, चाहे क्राफ्ट्समैन हों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हों, डिफरेंट फील्ड्स के। आगे हम डिस्कस करेंगे पूरी गाइडलाइंस में किन किन फील्ड्स को इसमें तवज्जो दी गई है। उन लोगों को एंगेज किया जाएगा एज ए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि हम जो है वो इंडस्ट्री की जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स और नए रिसोर्सेज डेवलप करेंगे, पैदा करेंगे, स्टूडेंट्स को उस हिसाब से उस सांचे में ढालने वाले हैं। तो उसके लिए इन प्रोफेसर्स को जो है वो हम जो है वो हायर कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। तो उसका जो गाइडलाइंस का ड्राफ्ट है वो तैयार किया है यूजीसी ने। द ड्राफ्ट गाइडलाइंस आर अवेलेबल ऑन यूजीसी वेबसाइट। Feedback, suggestions on the draft guidelines for engaging professors of practices in universities and colleges from all stakeholders are invited latest by
6/9/2022 ऑन ईमेल। ये ईमेल आईडी दी गई है और 6/9/2022 से पहले आपको अपने कमेंट्स, सुजेशन और फीडबैक जो है इन गाइडलाइंस के ऊपर देना है। अब बात आती है कि गाइडलाइंस क्या क्या है। 3 पेज की गाइडलाइंस है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए वो भी साथ के साथ हम देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एंगेजिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। इसमें हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम के जो यूजीसी लेकर के आया है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कोर्स एंड करिकुलम टू मीट द इंडस्ट्री एंड सोसाइटल नीड्स, enable the higher education institutions to work with industry expert on joint research project and consultancy services which will be mutually beneficial। कि जो सोसाइटी की नीड है और इंडस्ट्रीज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम अपने कोर्सेज और करिकुलम को जो है वो डिजाइन कर सकें, और जो डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज की कंसल्टेंसीज हैं, उसके लिए एक म्यूचुअल बेनिफिट दोनों तरफ से हो सके, उसके लिए जो है इन लोगों को हायर किया जा रहा है। Second major objective is to bring in distinguished experts from various fields such as engineering, science, technology, entrepreneurship, comment, social science, media, literature, fine arts, civil services, armed forces, legal professions and public administration into the academic institution। कि इन different fields के जो distinguished expert हैं, अच्छा उस एक्सपर्ट में क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से उनको एक्सपर्ट माना जाएगा, किन लोगों को माना जाएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। उनको जो है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लाना ताकि उनकी जो नॉलेज है उसको हम यूटिलाइज करके अपने रिसोर्सेज को तैयार कर सकें। Third major objective is to enable the higher education institution to formally associate with persons of eminence and encourage them to participate in experiential learning, research, training, skilling, entrepreneurship and extension, and to play mentoring role। कि जो different ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्सपर्ट आएंगे वो एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा रिच विद एक्सपीरियंस होंगे। वो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, स्किल ग्रोथ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए, रिसर्च स्किल्स के लिए उनको ट्रेन कर सकें और एक मेंटर का रोल जो है वो प्ले कर सकें। अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन लोग एज ए प्रोफेसर इन प्रैक्टिसेस बनने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सबसे पहली बात, जो कि प्रोफेशनल होंगे, एक्सपर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट होंगे किन फील्ड्स में, from various fields such as engineering, science, technology, entrepreneurship, commerce, social science, media, literature, fine arts, civil services, armed forces, legal professional and public administration। इन फील्ड से, और जिनका एक्सपीरियंस कम से कम भी 15 साल का जो है वो सर्विसेज या एक्सपीरियंस उनका होगा और काफी सीनियर लेवल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे, वो लोग जो है वो इस प्रोफेशनल इन प्रैक्टिसेस के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। दूसरा, a formal academic qualification is not considered essential for this position if they have exemplary professional practices in lieu। अगर उन्होंने कोई डिफरेंट काम किया हुआ है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है जैसे कि पीजी प्लस नेट, पीएचडी एटसेट्रा, उसकी जरूरत नहीं रहेगी। These experts will also be exempted from the requirement of publication। जैसा कि आपको मालूम है कि कॉलेजेस और इसके लिए यूनिवर्सिटीज के लिए पेपर पब्लिकेशन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रिक्वायरमेंट इस केस में नहीं रहेगी, रिसर्च पेपर का क्राइटेरिया में नहीं रहेगा। However, they should possess the skill to carry out the duties and responsibilities specified in the following section। कि जो स्किल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज उनको असाइन की जाएगी उनको परफॉर्म करने का उनमें काबिलियत होनी चाहिए। थर्ड जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिसेस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सैंक्शनड पोस्ट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो नंबर ऑफ पोस्ट असाइन की गई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट, उसका 10% से ज्यादा वो कभी हो ही नहीं सकते। जैसे सपोज किसी इंस्टीट्यूशन में 10 पोस्ट किसी डिपार्टमेंट में असाइन की गई हैं, तो वो प्रोफेसर इन प्रैक्टिसेस जो है वो उसका 10% यानी कि एक ही पोस्ट वहां पे जो है वो मानी जाएगी, उसके ज्यादा वो नहीं किए जा सकते हैं। नाउ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी इनकी खास तौर से, इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ कोर्स एंड करिकुलम, introduce new courses and deliver lecture as per the institutional policy, to encourage students in innovation and entrepreneurship projects and provide necessary mentorship
for these activities to focus on enhanced industry academia collaboration, conduct jointly in collaboration with regular faculty members of the institution workshop, seminar, deliver special lectures and training program, carry out joint research projects or consultancy services in collaboration with the regular faculty members of the concerned higher education institution. ये रहेगी सारी सर्विसेज इनकी। अब जनरल कंडीशंस क्या रहेगी इनकी, किस तरह से इनको एंगेज किया जाएगा। सबसे पहले द एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस विल बी फॉर अ फिक्स्ड टर्म, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जो है इनकी एंगेजमेंट रहेगी, वो कितना है वो आगे डिस्कस करेंगे। Second, the engagement of professor of practices will be exclusive of the sanctioned post of a university college. It will not affect the number of sanctioned posts and the recruitment of regular faculty members. कि जो regular faculty members हैं उनकी जो number of post हैं उनको कभी भी जो है ये इफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि जैसे 10 पोस्ट सैंक्शन है तो 10 में से 9 रेगुलर भरी जाएंगी और एक प्रोफेसर इन प्रैक्टिसेस की भरी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके अलावा जो है ये रहेगी, ठीक है। और ये कभी भी जो है वो किसी भी तरह से रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स की जो रिक्रूटमेंट रहेगी उस प्रोसीजर में ये बाधा नहीं डालेगा, उसका अलग क्राइटेरिया रहेगा। द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट ओपन फॉर दोज इन टीचिंग प्रोफेशन सर्विंग और रिटायर्ड, कि ऐसे लोग प्रोफेसर्स जो टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं या उससे रिटायर हो चुके हैं उनको लिए कभी भी ये ओपन नहीं होगा, यानी कि वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अच्छा, कैटेगरीज क्या रहेंगी? 3 तरह की कैटेगरीज इसमें मेनली रहेंगी। पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस कौन होंगे? फंडेड बाय द इंडस्ट्रीज। सेकंड, फंडेड बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। एंड थर्ड इज ऑन ऑनररी बेसिस। कि पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें? जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस फंडेड बाय इंडस्ट्रीज रहेंगे वो लोग होंगे जो स्पेशल इंडस्ट्रीज हैं और उनकी कुछ स्पेशल स्किल रिक्वायरमेंट रहती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, वो लोग पैसा दे करके अपने एक्सपर्ट्स को भेजेंगे जिन भी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप होगा उनमें, और उन बच्चों को जो वहां पे हैं उन रिसोर्सेज को तैयार करने के लिए उनको भेजेंगे और उनका जो पैसा दिया जाएगा वो इंडस्ट्रीज या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही पे करेगी। दिस इज द वन क्राइटेरिया। अनदर वन इज द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस फंडेड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज। कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सपोज कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करेगा और वो बोलेगा कि आप हमको एक्सपर्ट दीजिए ताकि वो बच्चों को ट्रेन कर सके और उन बच्चों को आगे आप हायर कर सकें और हम आपको पैसा जो है वो उस एक्सपर्ट को पैसा हम पे आउट हम करेंगे। वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। दे विल बी द पेड बाय द ओन रिसोर्सेज ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब उसमें वो पार्ट टाइम या फुल टाइम जो प्रोफेसर्स रखे जा सकते हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उनका जो अमाउंट होगा वो कंसोलिडेटेड अमाउंट हो सकता है और दैट वी कैन बी फिक्स्ड बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। थर्ड इज ऑनरेरी बेसिस पे जो है वो एक्सपर्ट आएंगे। यहाँ भी म्यूचुअल प्रैक्टिसेस रहेगी इंडस्ट्री और जो कॉलेज है या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी, और जो अमाउंट डिसाइड किया जाएगा वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। और ऊपर जो है ये 2 कैटेगरीज अलग हैं जिसमें एक तो फंड जो करेगा इंस्टीट्यूशन करेगा, दूसरा जो है वो इंडस्ट्री करेगी, और जो तीसरा ऑनरेरी बेसिस पे जो है वो इंडस्ट्री या कॉलेज दोनों मिल करके जो है वो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो कौन करेगा, सिलेक्शन कमेटी कौन होगी, कौन लोग उसके जो है वो मेंबर्स रहेंगे। सबसे पहले जो कमेटी होगी द वाइस चांसलर डायरेक्टर्स may invite nominations from eminent expert of professor of practices position। कि जो वाइस चांसलर है या डायरेक्टर है किसी इंस्टीट्यूशन का, वो नॉमिनेशंस के लिए जो है वो इनविटेशन कर सकता है डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को। दूसरा, द एक्सपर्ट विलिंग टू सर्व में आल्सो बी नॉमिनेटेड और दे कैन सेंड देयर नॉमिनेशन टू द वाइस चांसलर डायरेक्टर विद अ डिटेल्ड बायोडाटा एंड अ ब्रीफ राइट अप अबाउट द पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द हायर एजुकेशन। पहला, या तो नॉमिनेशन करेगा वाइस चांसलर। दूसरा कि जो कैंडिडेट है जो इस तरह की सर्विसेज देना चाहता है वो खुद भी अपना बायोडाटा जो है एक राइटअप के साथ जो है वो भेज सकता है डायरेक्टर या वाइस चांसलर को कि मैं अपनी सेवाएं देना चाहता हूं, और उसमें सबसे बड़ी बात लिखना ये जरूरी है कि उसका पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा उस इंस्टीट्यूशन के लिए। Third, such nominations will be considered by a selection committee
consisting of 2 senior professors from the higher education institution and 1 eminent external member. Based on the recommendation of this committee, the academic council and the executive council or statutory body of the higher education institution will decide on the engagement. कि उस नॉमिनेशन के को जो है वो कंसीडर तब किया जाएगा जब एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें कि 2 इंटरनल एक्सपर्ट और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो है वो बैठेगा, वो जो है इसको मानेंगे, पारित करेंगे और उसके बाद जो है वो सिलेक्शन की जाएगी उसकी, और वो चीज़ पारित की जाएगी एकेडमिक काउंसिल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तब जाकर के उसकी एंगेजमेंट जो है वो मानी जाएगी। टेन्योर क्या रहेगा? दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन थिंग। इसमें 2-3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कि कितने टाइम पीरियड के लिए काम करेंगे, दूसरा कितना पैसा उनको दिया जाएगा और कहां से दिया जाएगा, और तीसरा क्या जो अभी तक पोजीशंस हैं डिपार्टमेंट में उनको इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे जो गाइडलाइन सेंस की। टेन्योर की बात करें तो इन टेन्योर में कहा गया था एंगेजमेंट में भी इनिशियली फॉर अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए एंगेजमेंट रहेगी शुरुआत में। At the end of the initial engagement or the subsequent extensions, the higher education institution will make an assessment and take the decision about the extension. 1 साल के बाद या 1 साल के अंतिम समय में जो है वो उसके जो पूरा क्राइटेरिया है उसका जो है वो असेसमेंट की जाएगी और एक्सटेंशन के बारे में बात की जाएगी। The higher education institution will devise its own assessment procedure for extension based on the contribution and requirement of the expert engaged as professor of practices. वो डिसाइड करेंगे कि इसकी जरूरत अब है कि नहीं है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस एट अ गिवन इंस्टीट्यूशन शुड नॉट एक्सीड 3 years and is extendable by 1 year in exceptional cases, and the total services should not exceed 4 years under any circumstances. 3 साल तक जो है वो एक जो प्रोफेसर इन प्रैक्टिसेस है वो अपनी सेवाएं दे सकता है, और एक्सेप्शनल केस में जो है उसको 1 साल तक और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन टोटल जो है वो 4 साल से ज़्यादा ये टेन्योर हो ही नहीं सकता है, ये गाइडलाइंस कह रही है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है कि गाइडलाइंस काफ़ी अच्छी हैं। जब तक की बात आती है कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं किसी इंस्टीट्यूशन में उनको अगर ये जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर रही है, दूसरा जो इनकी पेमेंट आएगी उसके जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा और कौन पे करेगा, ताकि उसमें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को कम से कम जो है वो उसमें उनकी तरफ से रहे पेमेंट रहे, या जितना वो किसी रेगुलर प्रोफेसर को पे करते हैं उतना अप टू दैट अमाउंट इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, या इससे डिस्टिंग्विश होता है दैट मे बी लिटिल बिट बर्डनफुल फॉर द इंस्टीट्यूशन। और थर्ड बात इसमें आती है कि टेन्योर की, कि अगर उनको काफ़ी लंबे समय तक के लिए इंगेज किया जाता है तो ये जो और लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या उनकी जो नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर जो है इम्पैक्ट कर रहा है कि जैसे 10 में से 2, 4, 5 पोस्ट जो है वो प्रोफेसर इन प्रैक्टिसेस को दी जाएगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल रहेगा। हालांकि मेरे हिसाब से ये गाइडलाइंस जो अभी तक हैं दे आर वंडरफुल, और इनके ऊपर मैं तो पॉजिटिव कमेंट दूंगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इस जो नोटिफिकेशन आई है, जो गाइडलाइंस हैं कि क्या है उनकी राय इसके ऊपर, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।